हेलो बच्चों मेरा नाम सी ए में ओमकार आमरे सर है। आज हम यहाँ पे CA इंटर जैन 25 आइटम का पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का RTP जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आई नो योर एग्ज़ाम्स आर नियर बाय, वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसके लिए इस सेशन को मैं जितना हो सके उतने शॉर्ट में रखने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चंस को यहाँ पे ही सॉल्व करूँगा, उसके कैलकुलेशंस कैसे समझाऊंगा। अनलेस जहाँ पे मेरे को एक कैलकुलेशन अलग नोट्स पे उसको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे तो मैं उसको अलग नोट्स पे लेके जाऊँगा, वरना ये सेशन को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। न्यू सिलेबस के अंदर सबको पता है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपके केस स्टडी बेस्ड MCQs के होते हैं, तो उनको पहले हम समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। RTP के अंदर ओवरऑल टोटल 18 क्वेश्चंस है एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ सब्सटेंशियल लेंथ। तो अगर इस पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस को अगर मैं एट स्टेज एक वीडियो में कवर करूँ तो ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। अभी आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, आई डोंट वांट यू टू डिवोट एंटायर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो, तो इसकी वजह से मैं इस वीडियो को शॉर्ट पार्ट्स में कवर करूँगा, जहाँ पे हर बार मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करूँगा ताकि आप धीरे धीरे करके इसकी पढ़ाई कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो वापस वही केस सिनेरियो बेस्ड MCQ का मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं क्या बोलता है। पॉपुलर कंपनी प्रोड्यूसेस वेरियस आर्टिकल्स फॉर स्टूडेंट पर्पजेस। ये कोई कंपनी है जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। इट हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री सिंस लास्ट 25 ईयर्स। उसकी हिस्ट्री बता रहा है। कंपनी हैज़ अ वेरी हम्बल स्टार्ट बट गेन पॉपुलरिटी ओवर द ईयर्स ड्यू टू द एक्सेलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच वेर सोल्ड एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से हमने मार्केट कैप्चर किया है। Company has huge reserves and it feels that it is also obligated to give back to the society from which it has grown. Social responsibility का कंसेप्ट है, बोलता है कि हमने इतना कमा लिया है तो जिस सोसाइटी में हम कमा रहे हैं उसको भी हमको कुछ देना बनता है। मतलब सिर्फ हमेशा हम हमारा प्रॉफिट सोचेंगे तो नहीं चलेगा, हम थोड़ा यहाँ पे बेसिकली सोशल वर्क भी करेंगे। Last year, management decided to produce and supply quality school bags, water bags and geometry boxes to the NGOs. Basically बोल रहे हैं हम लास्ट ईयर हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे थे, तो वी आर सेलिंग स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस। ये 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये लोग काम कर रहे थे। राइट, इट इज़ स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी। स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस। डेटा गैदर करना ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ताकि हम उसका आंसर निकाल सके। टू द NGOs, ये किसको दे रहे थे बेसिकली लास्ट ईयर ये लोग? लास्ट ईयर ये प्रोडक्ट जो जा रहे थे वो किसको जा रहे थे, याद रखना, दिस वाज गोइंग टू NGOs, करेक्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम दे रहे थे एट नो प्राइसेस, और इसको जो दे रहे थे वो फ्री में बांट रहे थे एज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। These articles were simple looking but were more durable, that would not be have wore off easily and could have been easily used for long term. मतलब ये लॉन्ग टर्म चलने वाला आर्टिकल था जो हम लोग लास्ट ईयर किसको दे रहे थे, तो NGOs को दे रहे थे। आगे बोल रहा है दिस ईयर मैनेजमेंट वांट्स टू ऐड अनदर डायमेंशन टू दिस सोशल वर्क। बोल रहा है इस साल वापस हमको और थोड़ा और एक्स्ट्रा सोशल वर्क करना है। इट अप्रोच चैरिटेबल स्कूल्स एंड गवर्नमेंट रन स्कूल्स। अभी बेसिकली लास्ट ईयर तक हम लोग NGOs को दे रहे थे, इस साल से बोल रहा है NGOs के साथ साथ अभी हम किसको देंगे, इस साल से हम वापस स्कूल को भी कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे एंड ऑफर देम द सप्लाई ऑफ सेम आर्टिकल्स एट कॉस्ट। पर बच्चों फ़र्क क्या है, इस बार जो हम देने वाले हैं वो फ्री में नहीं देने वाले। इस बार जो हम देने वाले हैं वो किस पे देने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू गिव देम एट कॉस्ट। मतलब लास्ट ईयर तक जो था वो नो प्राइस पे था, इस साल जो हम दे रहे हैं वो एट कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब जितना हमारा खर्चा होगा उस कॉस्ट पे अपन देने वाले। मतलब ये जो था वो फ्री में जा रहा था, ये जो जाने वाला है वो एट कॉस्ट प्राइस जाने वाला है। जितना हमारा खर्चा होगा उस पर अपन दे देंगे। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स इन दी स्कूल्स टू गेट दिस थिंग्स एट अ वेरी लो प्राइस कंपेयर टू द मार्केट। ऑब्वियसली एट कॉस्ट देंगे, प्रॉफिट एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे, तो कॉस्ट जो रहेगी, जो जिस प्राइस पे बच्चे खरीदेंगे वो सस्ते में रहेगा। क्वेश्चन आगे डेटा प्रोवाइड करता है, क्या बोलता है, द वेरिएबल कॉस्ट आर 180 एंड 40। वेरिएबल कॉस्ट आर 180 एंड 40 फॉर स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस। आपको इन तीनों की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखे रखी है, तो बस वो डेटा लिख लेते हैं एक बार वापस। 3 तरीके के आर्टिकल्स थे, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स और ज्योमेट्री बॉक्सेस। व्हाट इज़ माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? कितने में बनाते हैं अपन इसको? 100 रुपये में, 80 रुपये में, और इसको बनाते हैं 40 रुपये में।
द आर्टिकल्स आर मेड अप यूजिंग अ सिंगल मशीन, एक मशीन के थ्रू बनते हैं. 0.2 आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट ऑफ स्कूल बैग. स्कूल बैग के लिए 0.2 आवर्स लगते हैं. Similarly, machine hours required to manufacture each unit of water bottle is point and geometry boxes is 0.15 and 0.10. मतलब आपको मशीन आवर्स दे के रखे एक यूनिट के. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ता है. तो पहले प्रोडक्ट के लिए स्कूल बैग्स के लिए कितना था, तो इट इज सेइंग स्कूल बैग के लिए 0.2 आवर्स थे, वाटर बॉटल के लिए 0.15 थे और ज्योमेट्री बॉक्सेस के लिए 0.10 थे. सो दीज आर माई आवर्स पर यूनिट. सो बेसिकली आई नाउ नो द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आई नो द मशीन आवर्स पर यूनिट. क्वेश्चन आगे क्या डेटा देता है. फिक्स्ड ओवरहेड्स रिलेटेड टू द मशीन इज 7,40,000 पर ईयर. ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने देके रखे हैं, तो ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स देके रखे हैं 7,40,000 रुपीज़ के. और आगे बोल रहा है मशीन कैन ऑपरेट फॉर 8,000 आवर्स इन एन ईयर. मशीन का ऑपरेशनल आवर्स कितना है टोटल, तो 8,000 घंटा है. मतलब इसके टोटल आवर्स कितने हैं, टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, तो 8,000 घंटे हैं. तो अभी मेरे को पता है मशीन का ओवरऑल फिक्स कॉस्ट कितने हैं, मशीन के कितने घंटे हैं, फिर जो 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और उनको लगने वाला मशीन पे समय कितना है. कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू सेल. आगे अभी कंपनी का डिसीजन दे रहा है, कंपनी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा है. कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू सेल एट 80% कैपेसिटी प्रोडक्शन इन द मार्केट. जब भी हम मार्केट में जाके बेचेंगे, जब भी हम मार्केट में जाके बेचेंगे तभी हम कितनी % कैपेसिटी पे काम करेंगे, बोलता है वो, हम 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे. 80% कैपेसिटी इन द मार्केट. रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग्स द 2 अंडरगोइंग स्कूल्स इक्वली. और बचा हुआ जो है वो इक्वली हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मतलब बोलता है मशीन की कैपेसिटी जो लिमिटेड है उसका 80% किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मार्केट के लिए, और बचे हुए जो 20% वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे NGOs के लिए भी और स्कूल के लिए भी. मतलब बच्चों, अगर मेरे मशीन आवर्स मेरे को ऊपर पता था 8,000 घंटे अवेलेबल है, तो उसमें से मार्केट के लिए 80% मतलब 6,400 आवर्स जाएंगे. NGOs के लिए जिनको हम फ्री दे रहे थे उसको 10% मतलब भी 800 घंटे जाएंगे, और जो स्कूल है उसको भी 10% मतलब भी 800 घंटे का टाइम अलोकेट किया जाएगा. तो इतना घंटे हर एक के लिए प्रोडक्शन हम करने वाले हैं. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. ऑल स्कूल्स रिक्वेस्ट आइटम्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एज पर द डिमांड बाय द स्कूल स्टूडेंट्स. मतलब स्कूल में जो सामान देना है उसमें रेशियो क्या रहेगा, प्रोडक्ट का रेशियो रहेगा 2:3:5. मतलब हर दो स्कूल बैग के सामने हर 3 वाटर बैग और 5 ज्योमेट्री बॉक्सेस. इस रेशियो में आपको प्रोडक्शन करना है जब भी आप स्कूल्स के लिए सामान प्रोड्यूस करोगे, ये उसने बताया. कंपनी उसके आगे अभी क्या बोलता है आगे, कंपनी वांट्स टू सेट अ प्राइस फॉर दीज आर्टिकल्स टू बी ऑफर. देखो बच्चों, स्कूल में जो था वो फ्री में नहीं था, स्कूल में जो था वो एट कॉस्ट था. मतलब उसकी प्राइस तो चार्ज करनी पड़ेगी अपने को. तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कंपनी वांट्स टू सेट अ प्राइस फॉर दिस आर्टिकल्स टू बी ऑफर टू द स्कूल. और स्टार्टिंग में हमको क्वेश्चन ने बताया था कि स्कूल को जब भी हम देंगे, द कंपनी इट हैज अप्रोच चैरिटेबल स्कूल्स एंड ज्योमेट्रिक बॉक्स एंड गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड ऑफर देम टू सप्लाई एट कॉस्ट. स्कूल को जब भी देना है वो कॉस्ट पे देना है. यू शुड फोकस, दे हैव यूज द वर्ड कॉस्ट, दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड वेरिएबल कॉस्ट, दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट. ये लोग बोल रहे हैं कॉस्ट, मतलब ये बच्चों इस कॉस्ट के अंदर आपके इस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट आई है, ये जो कॉस्ट बोल रही है ये टोटल कॉस्ट हो गई. टोटल कॉस्ट बोलेगा तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा और फिक्स कॉस्ट भी आएगा. करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि स्कूल को किस पे देना है, कॉस्ट पे देना है, जिसमें उनकी वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर होगी, प्लस उनके लिए उसके पर्सपेक्टिव से या उनके लिए एब्जॉर्ब जो फिक्स ओवरहेड्स है पर यूनिट वो भी कंसिडर करने. तो क्वेश्चन ने बोल रहा है कंपनी वांट्स टू सेट अ प्राइस फॉर दिस आर्टिकल्स टू बी ऑफर टू द स्कूल. इसकी प्राइस सेटिंग करनी है हमको. मैनेजमेंट हैज फ्यू क्वेश्चंस दे नीडेड टू आंसर टू. अभी मैनेजमेंट को इसके कुछ कैलकुलेशंस करने. दे असाइन्ड द टास्क टू देयर टीम हैज़ मेड रफ कैलकुलेशन बट देर आर टू मेनी पीपल ऑन द टीम, ईच केम अप विद डिफरेंट आंसर्स. हर एक जन अपना अपना दिमाग लगा रहा है. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव बीन अप्रोच. चलो सही बात है, आपको सीए समझ भी रहा है. वो बोल रहा है एज ए सीए आपसे पूछ रहा है अभी वो. अंडरस्टैंड द केस क्लोजली एंड फाइंड द करेक्ट आंसर्स.
करेक्ट आंसर्स एंड हेल्प द मैनेजमेंट टू सेट द प्राइस। तो अभी अपने को ये डेटा पढ़ने के बाद अभी हमको बोल रहा है नीचे के कुछ आंसर्स निकाल के दो। तो समरी क्या थी, फिक्स ओवरहेड थी 7,40,000 के, 8,000 घंटे हमारी मशीन काम कर सकती थी। 3 प्रोडक्ट बनाते अपन, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट दी है, तीनों को बनाने के लिए मशीन पे कितना समय लगता है उसका डेटा दिया है। हम इसके पहले एनजीओस को दे रहे थे, वो फ्री में दे रहे थे, अभी हम स्कूल को जो देने वाले हैं वो टोटल कॉस्ट पे देने वाले हैं। उस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी और फिक्स कॉस्ट भी आएगी, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट आने वाला है नहीं। हमारे पास मशीन के 8,000 घंटे थे, जिसमें से 80% मार्केट के लिए इस्तेमाल होने वाला है, 10% एनजीओ के लिए और 10% स्कूल के लिए। और स्कूल को जब भी सामान दिया जाएगा वो 2:3:5 के रेशियो में दिया जाएगा। तो अभी सवाल देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट अलोकेटेड पर यूनिट, व्हाट इज द अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे कितना फिक्स कॉस्ट अलोकेट होगा ऑफ स्कूल बैग, वाटर बॉटल एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस, कितना फिक्स कॉस्ट अलोकेटेड पर यूनिट, और वो तीनों प्रोडक्ट के लिए। तो ऑब्वियसली उसके लिए फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था बच्चों, टोटल 7,40,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट थी, और हम टोटल कितना घंटा काम करने वाले थे, तो 8,000 घंटा काम करने वाले थे। तो कहने से माई फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर, एक घंटे के लिए कितना खर्चा है, तो मेरा 7,40,000 का खर्चा है, जिसमें मैं 8,000 घंटा अगर काम करने वाला हूँ तो मेरा एक घंटे का खर्चा होना चाहिए 7,40,000 divided by 8,000. The answer is 92.5 rupees. But remember this 92.5 rupees is per hour. उनको per hour नहीं चाहिए, they want the figures per unit. तो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कैसा आएगा, तो बच्चों ये तो एक घंटे का फिगर हो गया, पर क्या हर एक प्रोडक्ट एक घंटा लगा रहा है क्या, तो नहीं। पहला प्रोडक्ट सिर्फ 0.2 आवर्स लगा रहा है, दूसरे प्रोडक्ट सिर्फ 0.15 आवर्स लगा रहा है, और तीसरे वाले 0.10 आवर्स लगा रहा है। तो जितने आवर्स लगा रहा है उतने घंटे का ही कॉस्ट बेयर करेंगे। तो बच्चों व्हाट इज़ माई फिक्स ओवरहेड्स एलोकेटेड पर यूनिट, तो मेरे 3 प्रोडक्ट थे, स्कूल बैग, वाटर बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्सेस। मेरे को पता है कि मेरे एक घंटे का 92.5 रुपीज़ ही है, पर मेरे को आवर्स कितने लगते हैं, पहले के लिए 0.2, दूसरे के लिए 0.15, तीसरे के लिए 0.10। तो दिस इज 0.2, दिस इज 0.2, दिस इज 0.15 एंड दिस इज 0.10। तो ये जो आएंगे वो आपके आंसर्स है। तो 92.5 इंटू 0.2, दिस इज 18.5, दूसरे का आएगा 92.5 इंटू 0.15 विच इज़ 13.875 एंड दिस इज़ 9.25। तो ये ऑप्शन जो है वो ही अपना आंसर है, 18.5, 13.875, 9.25। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ़ द प्राइसेस वेल 200, 160 एंड 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस देके रखी है तीनों प्रोडक्ट की। व्हाट विल बी द ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इन रिलेशन टू द फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड टू दिस सप्लाईज। तो आपको ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल के देना है। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट निकालना तो है, पर ओवरऑल बेसिस पे निकालना है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो तीनों को एक प्रोपोर्शन के अंदर बेच रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट बच्चों एप्लीकेबल होगा वो पैक का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। पैक का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है मैं समझाता हूँ। तो बच्चों क्या है हमारा एक पैक कैसा है, हमारा एक पैक जो है, एक सेट जो है, उस सेट के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट रहने वाले। कौन से हैं, तो 3 प्रोडक्ट्स आर वाटर बॉटल्स, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्सेस। पर उनका रेशो कितना है, तो 2:3:5 है। मतलब ये अगर 2 स्कूल बैग रहेंगे तो 3 वाटर बॉटल रहेंगी और 5 ज्योमेट्री बॉक्सेस होंगी, करेक्ट। और ये प्रपोर्शन को आप चेंज करना आपको अलाउड ही नहीं है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो अलग के अलग अलग नहीं करेंगे, हम सबका मिला के एक साथ कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो विल से स्कूल बैग, वाटर बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्सेस। व्हाट इज़ माई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितने में बेचने वाले थे अपन, 200, 160 और 100, 200, 160 और 100। उनकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे को पता है 100, 80, 40। तो बच्चों दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे यहाँ पे 100 रुपया मिलता है, यहाँ पे 80 मिलता है, यहाँ पे 60 मिलता है। पर ये तो एक यूनिट का हुआ, हम एक एक नहीं बेचने वाले, हम सेट में बेचने वाले हैं। कैसे है, और उनका प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड है। तो व्हाट आर माई यूनिट्स पर पैक, इसके 2 यूनिट्स है, इसके 3 यूनिट्स है और इसके 5 यूनिट्स है, 2:3:5।
तो बच्चों 100 रुपये एक यूनिट से और ऐसे 2 यूनिट्स है, तो इनके 2 यूनिट का मिला के 200, इनके 3 यूनिट का 240 और इनके 5 यूनिट का 300। तो ऐसे करके बच्चों व्हाट इज़ माय टोटल कंट्रीब्यूशन पर पैक एक ओवरऑल सेट से जिसमें इनके 2, उसके 3 और इसके 5 ऐसे यूनिट्स हैं, तो सबका मिला के मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 200 प्लस 240 प्लस 300 विच इज़ 740 रुपीज़। एक पैक से मेरे को 740 रुपया मिलता है। रिमेंबर 740 एक यूनिट का नहीं है, एक पूरे सेट का है, और उस सेट के अंदर इसके 2, उसके 3 और इसके 5 यूनिट्स हैं, जबकि मेरी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट तो 7,40,000 है। तो क्या मैं बोलूँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, सबको फॉर्मूला पता है फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन यूनिट्स के टर्म्स में नहीं किया, हमने कैलकुलेशन पैक्स के टर्म्स में किया है। तो 7,40,000 रुपया, जबकि एक पैक से 740 रुपया मिलता है, तो इट बिकम्स हाउ मेनी पैक्स, इट इज़ 1000 पैक्स। नहीं, पर ये 7 लाख बच्चों वापस एक मिस्टेक क्या कर रहे हैं अपन, 7,40,000 जो देख रहे हैं वो तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट देख रहे हैं, जबकि इनका क्वेश्चन उनको ओवरऑल फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट अलोकेटेड टू दिस सप्लाइज मतलब वो सप्लाइज जो किसको दे रहे हैं अपन, स्कूल को दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रपोर्शन कहाँ पे है, ये प्रपोर्शन जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, ये प्रपोर्शन सिर्फ स्कूल को एप्लीकेबल है। तो स्कूल की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, तो इट वाज यूजिंग 10% ऑफ मशीन आवर्स, तो उसका अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स भी कितना रहेगा 7,40,000 का 10% विच इज़ 74,000। तो बच्चों मेरे पैक्स कितने आएंगे, इट विल नॉट बी 1,000 पैक्स, इट विल बी 100 पैक्स। अगर ये बोलता ओवरऑल पूरे मार्केट में जो हम बेचते वो 2:3:5, मार्केट को भी, NGO को भी, स्कूल को भी, तो ये प्रोपोर्शन सबके लिए एप्लीकेबल होता है, और सबके लिए एप्लीकेबल होता तो आप 7,40,000 कैलकुलेशन लेके कैलकुलेट करते, पर उनको स्पेसिफिकली स्कूल के एंगल से चाहिए। तो स्कूल की तो फिक्स कॉस्ट सिर्फ, क्योंकि वो प्रोपोर्शन सिर्फ स्कूल के लिए था, करेक्ट। तो 70 स्कूल का फिक्स प्रोडक्शन 10% है, तो फिक्स ओवरहेड भी एलोकेट जो हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो 74,000 डिवाइडेड बाय 740, तो 100 पैक्स हमको बेचने पड़ेंगे। रिमेंबर द आंसर इज नॉट इन यूनिट्स, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पैक। तो अभी आपको अल्टीमेटली पैक तो बाद में, वो पैक होगा तो सही, पर पैक किसका होने वाला है, तो यूनिट्स का होने वाला है, तो आपको कैलकुलेशन तो यूनिट्स के करने पड़ेंगे। तो बच्चों फाइनली जो स्कूल बैग है आपको 100 पैक्स बेचने हैं, और हर पैक में कितनी स्कूल बैग्स हैं, तो 100 SB 2 रहने वाली है, मतलब बेसिकली मेरी टोटल स्कूल बैग की यूनिट्स कितनी होंगी, तो 200 होंगी। वाटर बॉटल की 3 यूनिट्स होने वाली एक पैक के अंदर, तो 3 की 300 होगी, और ज्योमेट्री बॉक्सेस की 5 यूनिट होने वाली है, तो ये 500 रहेगी। तो टोटल यूनिट्स अगर मेरे को कोई पूछता है तो 1000 यूनिट्स होगी, जिसका 2:3:5 के रेशियो के हिसाब से इसके 200, इसके 300 और इसके 500 यूनिट्स होंगे। तो बच्चों इस सवाल का आंसर होना चाहिए, 1000 यूनिट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन वापस पढ़ो क्या बोलता है, इफ द प्राइसेस वर 200, 160 and 100, what will be the overall break even point in units? They don't want in packs, they want in units in relation to the fixed cost allocated to these supplies मतलब सिर्फ स्कूल का प्रोडक्शन। आई होप यू आर क्लियर कि ये 740 की जगह पे 74,000 क्यों लिया, बिकॉज हमको कैलकुलेशन सिर्फ स्कूल के पर्सपेक्टिव से करने हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच आर्टिकल दैट कैन बी गिवन एट अ प्राइस गिवन इन पार्ट 2। जो ऊपर कैलकुलेट किया वही पूछ रहा है, इनमें अभी फिर बताओ इंडिविजुअली आप किसके कितने यूनिट दे सकते हो, तो वो तो हमने निकाले थे, इसके 200, इसके 300 और इसके 500, क्योंकि रेशियो भी तो 2:3:5 होना चाहिए। तो ये रहा उसका ऑप्शन, ये ऑप्शन भी उसके अंदर ही था। 200, 300 एंड 500 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर मैं स्कूल को दूंगा तो 2:3:5 के रेशियो में 800 घंटे में इसके 200, इसके 300 और इसके 500 यूनिट्स में दे सकता हूँ ब्रेक इवन करना है तो। फिर अभी चौथे सवाल की तरफ जाते हैं, व्हाट विल बी द मैक्सिमम यूनिट्स दैट कैन बी सप्लाइड टू द स्कूल ऑफ ईच आर्टिकल। स्कूल मैक्सिमम कितने यूनिट्स दे सकता है आर्टिकल के, हर एक आर्टिकल के मैक्सिमम कितने यूनिट्स दे सकता है, तो वही लॉजिक वापस लगाना है, पर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, यहाँ पे यूनिट्स के एंगल से बात करना है। तो कैसे लॉजिक लगेगा बच्चों, वापस वही 3 प्रोडक्ट है अपने, कौन सी 3 प्रोडक्ट है, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स एंड ज्योमेट्री बॉक्सेस। स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्सेस। व्हाट इज़ द मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को कितना समय लगता है, तो 0.2, 0.15, 0.1। तो ये तो एक यूनिट का हुआ, पर जब स्कूल में देना है तभी उस रेशो में ही देना है, और क्या रेशो है अपना, तो 2:3:5 है। तो एक पैक के अंदर
स्कूल बैग के 2 यूनिट, जिसका हर एक यूनिट आपको 0.2 आवर्स लेता है, मतलब आपके 0.40 आवर्स स्कूल बैग के लिए चले गए, 0.45 आवर्स वाटर बॉटल के लिए और 0.50 आवर्स आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस के लिए चले गए। तो टोटल आपने कितना घंटा काम किया? तो टोटल आपने काम किया 1.35 आवर्स। रिमेंबर 1.35 आवर्स अगर आप काम करोगे तो उसमें आप 0.4 आवर्स स्कूल बैग के लिए काम करोगे, जिसमें उसके 2 यूनिट्स बनेंगे, 0.45 आवर्स वाटर बॉटल के लिए काम करोगे, जिसमें उसके 3 बनेंगे, और 0.50 आवर्स ज्योमेट्री बॉक्सेस में के लिए, जिसमें उसके 5 बनेंगे। तो पूरे एक सेट के लिए आपके 1.35 आवर्स लग रहे हैं, जबकि स्कूल के लिए आपके पास टोटल कितने आवर्स अवेलेबल है? स्कूल के लिए 800 ही घंटे अवेलेबल है, क्योंकि टोटल जो 8000 थे अपने हमारी बात हुई थी, उसमें से स्कूल ने तो सिर्फ 10% ही टाइम मिलने वाला है उसको, तो 800 घंटे ही अवेलेबल है। तो एक पैक के लिए अगर 1.35 आवर्स आपके पास लगते हैं और 800 ही घंटे अवेलेबल है, तो मैक्सिमम आप कितने पैक्स बना सकते हो? इट इज़ 800 डिवाइडेड बाय 1.35, मतलब यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस हाउ मेनी पैक्स? यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस 592.59। रिमेंबर दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ पैक्स, पर आपको आंसर जो निकालना है वो यूनिट्स में निकालना है। तो हर एक पैक में स्कूल बैग के कितने यूनिट्स रहने वाले हैं बच्चों? तो 2 यूनिट रहने वाले हैं। तो 592.59 इंटू 2, इसके कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? तो इट इज़ 1185 और 1186 वॉट एवर इट इज़ है वो ऑप्शन। सेकेंड के लिए कितने आएंगे? दूसरा है वाटर बॉटल विच इज़ 592.59 इंटू 3, तो 1777 या 1778 वॉट एवर। और लास्ट के ज्योमेट्री बॉक्सेस के 592.59 इंटू 5, it is 2962. So the option is option C. I hope the answer is clear to everyone. Last question पूछ रहा है, what should be the correct price for each item as per the management decision? Correct price पूछ रहा है। ऊपर ही हमारी बात हुई थी कि जब भी हम स्कूल को देने वाले तभी हम फ्री में नहीं देने वाले, हम किस पे देने वाले? तो हम कॉस्ट पे देने वाले हैं, और उस कॉस्ट के अंदर सिर्फ कॉस्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ड कॉस्ट इस्तेमाल हुआ है। उसमें वेरिएबल भी आया और फिक्स भी आया। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी और फिक्स कॉस्ट भी आएगी। क्या आपके पास दोनों फिगर्स अवेलेबल है? तो हाँ है, निकालते हैं। स्कूल बैग्स वाटर बॉटल और ज्योमेट्री बॉक्सेस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन नहीं बता के रखी थी आपको, कितनी थी? ऊपर लिखी हमने 100, 80 एंड 40। ये हर एक यूनिट का बनाने का कॉस्ट है 100, 80 और 40। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चाहिए उसके लिए, टोटल कॉस्ट के लिए, और वो भी हमने ऑलरेडी निकाली है, जहाँ पे हमने उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्व किया था। व्हाट इज एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? सो द आंसर वाज 18.5, 13.875, 18.5, 13.875 and the last one was, किधर गया? Yes, last one was 9.25. तो योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बिकॉज हमको उसको कॉस्ट पे बेचना है, बिकम्स 118.5, 93.875 एंड 49.25। तो ये सवाल का आंसर होना चाहिए 118.5, 93.875, 875 किधर गया? ये रहा 93.875 एंड 49.25। 49.25 चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन ने अगर आपको पूछता होता व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर पैक, तो आपको क्या करना पड़ता? आपको आगे इन फिगर को इंटू 2 करना पड़ता, इसको इंटू 3 और इंटू 5, और फिर सबको मिला के सबको एक साथ ऐड करना पड़ता। पर यहाँ पे उसने पर पैक नहीं पूछा है, पर यूनिट पूछा है, तो आपको बस इधर तक ही रुक जाना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन को समझो सही तरीके से, कैलकुलेशंस आ ही जाएंगे, लॉजिक पता होना ज़रूरी है। तो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इट सेइंग? Knowing the hectic schedule of a student preparing for the examination, homemaker managing work from home, or a new parent busy in the neonatal care, a freshly qualified professional, Mr. Rishi, entered into a startup business of manufacturing frozen foods. सिंपल वर्ड्स में बोलेगा तो किसी ने कोई बिजनेस चालू किया है। किसका बिजनेस चालू किया? तो फ्रोजन फूड्स का। बिजी था रहता है कोई इंसान, खाना बनाने के लिए हर बार समय नहीं है, तो हम फ्रोजन फूड्स बनाएंगे। जो पैकेट फूड्स हम खरीदते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
द प्रोसेस मेजरली इन्वॉल्व वॉशिंग एंड कटिंग द वेजिटेबल्स. इसमें क्या होता है, पहले वेजिटेबल्स ला के काट लिए जाते हैं, विच इज़ प्रोसेस 1. ब्लैंचिंग, कूलिंग एंड मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट विद स्पाइसेस, उसके अंदर स्पाइसेस लगाए जाते हैं जो प्रोसेस 2 है. एंड फॉर्मिंग, फ्राइंग एंड फ्रीजिंग द फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ प्रोसेस 3. पहले वेजिटेबल खरीदना फर्स्ट प्रोसेस है, उसमें स्पाइसेस लगा के रखना ये सेकंड प्रोसेस है, और फिर उसको बना के फ्रीज़ करके रखना ये हमारी थर्ड प्रोसेस है. मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो 3 प्रोसेस से गुजरता है. प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सिंपल वर्ड्स में. तो इन अकाउंट्स मिस्टर ऋषि नॉर्मली ट्रांसफर द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस टू द अनदर प्रोसेस एट कॉस्ट. एक जगह से दूसरी जगह पे हर बार कॉस्ट पे भेज रहा था. बट बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर ही इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट्स मेड एट ईच एंड एवरी प्रोसेस. पर उसको जानना है कि हर प्रोसेस में कितना प्रॉफिट होता है. मतलब बच्चों सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये क्वेश्चन आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा है. दस इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र. अभी इसकी कंपनी की पॉलिसी आ गई है बच्चों. क्या बोलता है, क्या डिसाइड हुआ है? Thus, it was decided to transfer the output of process 1 and 2 to the next process at cost plus 25%. First process 1 and 2 process. First process भी 25% profit margin charge करता है. Second process भी 25% charge करता है at cost plus 25%. तो it is cost में 25% ऐड करता है. The output of process 3 is also transferred to the finished stock at cost plus 33 1/3%. पर जो थर्ड प्रोसेस है उसमें कॉस्ट में 33.33% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है. तो पहले दो प्रोसेस कॉस्ट में 25% ऐड करती है. लास्ट वाला प्रोसेस जो है, थर्ड प्रोसेस जो है वो फिनिश स्टॉक को बेचने के पहले 33% मार्जिन ऐड करता है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ऋषि फॉर द करंट ईयर. किसी इसका डेटा दिया आपके सामने. क्या डेटा दिया है? प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का और फिर फिनिश स्टॉक का डेटा दिया. क्या क्या है? तो ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स है. क्लोजिंग स्टॉक है, पूरा का पूरा माल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कुछ रखा है. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में कितना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट था? तो इधर नील है और इधर बाकी सब जगह पे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी है. अगला लाइन बोलता है स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. अगर कोई स्टॉक बचता है तो उसका वैल्यूएशन सिर्फ प्राइम कॉस्ट पे होता है. और सबने कॉस्ट शीट पढ़ी है. प्राइम कॉस्ट बोलेगा तो डायरेक्ट मटेरियल आता है, उसके अंदर डायरेक्ट वेजेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, पर उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आते नहीं है. तो वैल्यूएशन करते वक्त हमको प्राइम कॉस्ट वैल्यू करना है. हाँ, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स भी खर्चा है, पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के समय पे हमको उसको कंसिडर नहीं करना है. द फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 3. सही बात है ना, क्योंकि फिनिश स्टॉक में प्रोसेस 3 से जाने वाला ही माल आने वाला है. मिस्टर ऋषि वॉन्ट्स यू टू फिगर आउट द फॉलोइंग टू एनालाइज द प्रॉफिट जनरेटेड एट ईच प्रोसेस. अरे बाप रे, मतलब अपने को तीनों प्रोसेस के अकाउंट बना के देखना पड़ेगा. तो पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस एट विच आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2. पहला प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को जब भी देता है तभी ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए? प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाना पड़ेगा. व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस एट विच आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 3. 2 जब भी 3 को देता है तभी क्या प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाएगा? ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, सॉरी. व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस एट विच प्रोसेस आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. तो सीधी सीधी बात है, प्रोसेस 1 का भी अकाउंट लगने वाला है, प्रोसेस 2 भी लगने वाला है, प्रोसेस 3 भी लगने वाला है. व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू एट विच आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस स्टॉक. प्रोसेस 3 अकाउंट से ही मिलेगा ये फिगर अपने को. प्रोसेस 3 जो फिनिश स्टॉक को दे रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी. और लास्ट पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3. मतलब लास्ट के तीनों जो सवाल है बच्चों वो प्रोसेस 3 पे ऊपर है. तो अगर मैं सिर्फ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 अकाउंट बनाऊँ तभी भी काम हो सकता है मेरा, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन फिनिश स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा है कि कितने का उसकी सेल्स वैल्यू है, कितना प्रॉफिट है. तो हमको 3 अकाउंट बनाने और बस कैलकुलेट करना है, जिसमें हमको याद रखना है कि हमारी क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो किस पे होने वाला है, वो प्राइम कॉस्ट पे होगा, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं रहने वाले. तो इसका कैलकुलेशन तो बच्चों करना ही पड़ेगा एक शॉर्ट फॉर्मेट में ही, पर लिख के करना ही पड़ेगा मेरे को अकाउंट. फिर हम उसको सॉल्व करके समझाता हूँ मैं एक एक करके. तो बच्चों पहला कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम बनाएंगे प्रोसेस 1 अकाउंट. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आई रिपीट, मैं सिर्फ तुमको समझ में आए इस तरीके से लिख रहा हूँ. बच्चों प्रोसेस अकाउंट जो बनते हैं बेसिकली वो 3 कॉलम के साथ बनते हैं. कौन से? अगर ये उसका पार्टीशन है तो, अगर ये उसका पार्टीशन है, एक है कॉस्ट कॉलम, एक है प्रॉफिट कॉलम और एक है टोटल कॉलम. थोड़ा मैं इसको इसी साइड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि दूसरे साइड वैसे भी कम ही आने वाला है. तो इट इज़ द कॉस्ट कॉलम, वन इज़ द प्रॉफिट कॉलम एंड वन इज़ द टोटल कॉलम. सेम 3 कॉलम्स इधर ही आने वाले.
क्या फ़र्क है, सबको समझ में आता है? कॉस्ट कॉलम जो है वो कंपनी के लिए पर्सपेक्टिव से दिखाएगा कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉलम जो है वो उस प्रोसेस के एंगल से दिखाएगा कॉस्ट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोसेस ने सेकंड प्रोसेस को 100 रुपये का माल 110 रुपये में दिया, तो ये जो 10 रुपये का प्रॉफिट है वो तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं कंपनी का ओनर हूँ तो मेरे लिए कॉस्ट सिर्फ 100 ही रुपये है, पर अगर मैं प्रोसेस 2 का ओनर हूँ तो मैंने तो 100 में नहीं खरीदा, मैंने तो 110 में खरीदा है। तो प्रोसेस कॉस्ट कंपनी के एंगल से कॉस्ट इज़ 100, बट प्रोसेस के एंगल से कॉस्ट इज़ 110, और बीच में का जो 10 रुपये का प्रॉफिट है वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इसके लिए, बिकॉज वो एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस के ऊपर चार्ज किया हुआ प्रॉफिट है। कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट तभी कमाती है जब भी माल बाहर बेचती है। तो ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो म्यूचुअल प्रॉफिट है, विद इन द कंपनी घूमने वाला प्रॉफिट है। इसके लिए उसको अलग से आइडेंटिफाई करना है, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। तो अगर आप बाहर से कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो कॉस्ट टू द प्रोसेस एंड कॉस्ट टू द कंपनी रिमेन्स द सेम, कॉस्ट टू द प्रोसेस एंड कॉस्ट टू द कंपनी रिमेन्स द सेम। पर अगर दो प्रोसेस के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो कॉस्ट टू द कंपनी कम होगी, जबकि कॉस्ट टू द प्रोसेस हमेशा ज़्यादा होगा। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर तो बाहर से कुछ खरीदा ही नहीं है, जो कुछ भी है वो अंदर फर्स्ट प्रोसेस में पिछले प्रोसेस से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जो कुछ भी आ रहा है वो तो पूरी तरीके से बाहर से आ रहा है। तो उसमें पिछले प्रोसेस, उसका कोई पिछला प्रोसेस है ही नहीं, तो वो उसको किसी पिछले प्रोसेस को इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में हमेशा दोनों फिगर्स सेम ही रहेगी। ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट सेकंड प्रोसेस ऑनवर्ड्स आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ माल पिछले प्रोसेस से आएगा और वो जब आएगा तभी वो प्रॉफिट एलिमेंट लेके आएगा। तो देखते प्रोसेस 1 का अकाउंट, उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, 8,02,500। उसका ओपनिंग स्टॉक इज़ 8,02,500। जैसे अभी समझाया, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा ही नहीं, बिकॉज उसको पिछले प्रोसेस से माल आ ही नहीं रहा है। उसके अलावा फिर उसने क्या खर्चा किया है, डायरेक्ट मटेरियल 40 to 80 जो बाहर से खरीदा है, डायरेक्ट वेजेस कितना इनकर किया है उसने, 66,87,500। बच्चों उसका फैक्ट्री ओवरहेड का भी खर्चा हुआ है, पर इसको अभी थोड़ा ना स्मार्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। बच्चों तुमको सबको पता है, हम लोग ने क्या किया, हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक को इधर लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिख तो सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड आई कैन रिड्यूस इट फ्रॉम द डेबिट साइड। लॉजिकली तो वही इफेक्ट हुआ, कोई चीज़ क्रेडिट में लिखने से अच्छा है डेबिट से माइनस करो। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखने की जगह पे मैं उसको डेबिट से माइनस करता हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो मेरे को ये लाइन याद आ रही है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे हो रहा है। प्राइम कॉस्ट पे हो रहा है मतलब ही उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स आने नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इधर से क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देता हूँ और निकालने के बाद जो फिगर बचेगी उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूँ, ताकि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी गिरा और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स आए भी नहीं। तो कैसे आएगा देखो, तो किसका कितना टोटल है, एज ऑफ नाउ टोटल कितना है, तो इट इज़ 8,02,500 प्लस 40 to 80 प्लस 66,87,500, तो इट इज़ 1177। तो ये फिगर आ गई बच्चों। इसके अंदर का प्रॉफिट, ये अभी इसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, पर इसमें से कुछ माल ऐसा है जो हमने बनाया पर भेजा नहीं है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम इधर से माइनस करेंगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, उसका है 10,70,000, बिकॉज उससे इसके पास कोई बाहर से प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है पिछले प्रोसेस से, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो बच्चों 1177 का बनाया था, जिसमें से 1070 का हमने भेजा नहीं है, मतलब ही जो सामान हमने भेजा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो 1070 करेक्ट। तो एक बार हमने ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया बच्चों। अभी इसके आगे, ये तो अभी तक हमारा फाइनल खर्चा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी एक खर्चा लेना बाकी है, और वो कौन सा खर्चा है, तो वो खर्चा हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का है। कितने हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इट इज़ 51,36,000 बाहर से इनकम हो रहा है, मतलब वापस इसमें कोई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितनी फिगर आएगी, तो इट इज़ 15836,000। अच्छा ये आ गया। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये अभी वो कॉस्ट है जो कंपनी के लिए जो कॉस्ट है वही प्रोसेस के लिए कॉस्ट है।
पर प्रोसेस आगे जो दे रहा है वो तो कॉस्ट पे नहीं दे रहा है, उसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा है। कितना प्रॉफिट ऐड कर रहा है? तो इट इज़ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25%। तो 25% इज़ 39,59,000। बच्चों ये फिगर कंपनी के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से चार्ज कर रहा है, कंपनी के लिए ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। पर ये प्रोसेस जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका रेवेन्यू बढ़ाएगा, और जिसको दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ाएगा। तो इट इज़ 3959। तो इसका ही मतलब जब भी फर्स्ट प्रोसेस सेकंड प्रोसेस को ट्रांसफ़र करेगा, कितने में ट्रांसफ़र करेगा? तो इट इज़ 19,795,000, या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो 1,97,95,000, जिसमें 3959 का प्रॉफिट है, और कंपनी के एंगल से कॉस्ट कितनी है? तो ये फिगर है। तो ये आंसर होना चाहिए। पहला सवाल क्या पूछ रहा था? व्हाट इज़ द ट्रांसफर प्राइस एट विच आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2? सो द ट्रांसफर प्राइस was 1,97,95,000, which has to be the answer. This is option number 1. I hope it is clear to everyone. अभी हम बढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। अभी सेकंड प्रोसेस में थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज प्रोसेस 2 में जो आ रहा है वो प्रोसेस 1 से आ रहा है, जिसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं डेबिट साइड ही बना रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोसेस 2 का कैसा आएगा, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या इस प्रोसेस के पास कोई ओपनिंग स्टॉक था? तो हाँ था। कितने का ओपनिंग स्टॉक था? तो दिस इज़ 14,44,500। पर उस क्वेश्चन बोलता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, उसके अंदर 2,14,000 का तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट था, करेक्ट। तो मतलब 14,44,500 उसकी ओपनिंग स्टॉक थी जिसमें प्रॉफिट है, मतलब ये उसकी फिगर दी है, तो कहना है राइट, उसका ओपनिंग स्टॉक की फिगर थी 14,44,500, जिसमें 2,14,000 का प्रॉफिट है, 14,44,500 जिसमें 2,14,000 का प्रॉफिट है, मतलब इट इज़ 12,30,500 उसकी कॉस्ट थी। ये तो ऑलरेडी था, पिछले साल से आया हुआ माल, प्लस इस साल प्रोसेस 1 ने कितना दिया उसको, तो अभी हमने कैलकुलेट किया है 15,88,36,000, 39,59 एंड 19,795,000। तो ये ऊपर की फिगर्स मैंने ले ली बच्चों, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी प्रोसेस 1 की, वो प्रोसेस 2 में आ गए डेबिट साइड में। रिमेंबर ये जो मैं बना रहा हूँ, ये कौन सी साइड बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ उसकी डेबिट साइड। अभी इसमें आगे उसका खुद का और खर्चा होगा, मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा है जो बाहर से हो रहा है, जिसमें ऑब्वियसली इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं होगा। कितना है मटेरियल? तो 34,77,500, 34,77,500। There is no inter-process profit because it is purchased from market. Labor is 57,78. ये क्वेश्चन को ओरली कर ही नहीं सकती, इसको लिख के ही करना पड़ेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही फैक्टोरिएट्स को मैं इधर ऐड नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक को निकाल दे रहा हूँ, फिर फैक्टोरिएट्स को ऐड करूँगा। सो द फिगर्स आर हाउ मच? This is 263,22,000. This is 2,14,000 plus 39,59, 41,73,000, and this is 263,22,000. It is 34,95,000. अभी वापस अभी इसमें ये तो अभी तक का ऑलरेडी कितना था प्लस कितना खर्चा किया, पर अभी इसमें से अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा जिसमें फैक्टोरियल्स नहीं लेना है, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक को हटा दूँ। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक इज 17,12,000। तो विल रिमूव दैट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम दिस सो दैट आई कैन, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। जितना प्रोड्यूस किया 100 बना है, जिसमें से 10 क्लोजिंग में रखे हैं, मतलब ये बचे हुए 90 ट्रांसफ़र किए रहेंगे। ये क्यों करना ज़रूरी है? बिकॉज प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट सामान बनाने पे नहीं हो रहा है, सामान बनाने के बाद ट्रांसफ़र करने पे हो रहा है। So from production I need to arrive at the figure of the goods which are transferred to the next process. इसके लिए इसकी क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करता हूँ, विच इज़ हाउ मच? 17,12,000। पर बच्चों वही लॉजिक है कि इसके पास जो सामान आया है उसमें अगर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, बनाया उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, तो उसके क्लोजिंग स्टॉक में भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट रहेगा। तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको निकाल देना है। तो कहने से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिगर कैसे आएगी?
दिस बिकम्स, एक बार कैलकुलेशन लिख के रखता हूँ, उसकी कॉस्ट की फिगर कैसे आएगी, 17,12,000 रुपया। अगर 2630, अगर 263,222 का सामान 30495 पे दिखता है, बीच में का प्रॉफिट है, तो 17,12,000 में कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है? तो कहने से इट इज़ 17,12,000 इंटू 263,222,000 डिवाइडेड बाय 30495,000। ऐसा करूँगा तो मेरे को उसका आंसर आ जाएगा। तो वही कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। So the answer is 14,777,26, 14,777,26, और बीच में का जो है वो उसका प्रॉफिट का एलिमेंट है, विच इज़ 234,274। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हटा दूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। देन आई विल गेट द फिगर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच हैव बीन ट्रांसफर्ड, विच डज नॉट इंक्लूड factory overheads because valuation is on prime cost. To 263,222 minus 14,777,26. It is 24,844,274. This is 4173 minus 234,274. So it is 39,38,726. And this is 30495 minus 17,12,000. It is 28,783,000. ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही, अभी इसमें क्या करेंगे बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी तो खर्चा हुआ है जो देखा नहीं गया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं इसके, तो 38,52,000 रुपीज़ के। तो इट इज़ 3852, बाहर से खर्चा हुआ है, मतलब इसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो व्हाट आर द फिगर्स नाउ, इट इज 28,696,274, दिस इज 39,38,726, तो इट इज 33,2,635,000। अभी जब भी भेजेंगे तभी इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे वापस। उसका कितना प्रॉफिट परसेंटेज है बच्चों, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी 25% था। अभी जाहिर सी बात है बच्चों, किसका 25% लोगे, कॉस्ट टू द कंपनी का क्या कॉस्ट टू द प्रोसेस का? तो सीधी सीधी बात है, वो बोलेगा मैंने जितने में खरीदा, मैंने जितने में बनाया, मैं उसमें 25% मार्जिन ऐड करूँगा। वो तो अपने प्रोसेस के एंगल से सोच रहा है। तो याद रखना, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में हमेशा प्रॉफिट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन द कॉस्ट टू द प्रोसेस एंड नॉट द कॉस्ट टू द कंपनी। सीधी बात है ना, वो प्रोसेस ओनर अपने एंगल से सोच रहा है, उसका जितना खर्चा हुआ है उसमें वो प्रॉफिट ऐड करके उसको देगा आगे वो। तो कहने से इट इज़ 32,635,000, उसका 25%, तो इट इज़ 8158,750, 8158,750। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, ये कॉस्ट से, ये प्रॉफिट से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से प्रोसेस का, एक प्रोसेस दूसरे से चार्ज कर रहा है तो देने वाले का प्रॉफिट रेवेन्यू है, लेने वाले की कॉस्ट है। तो 28,696,274, ये कितनी आएगी फिगर, दिस इज 40,793,750 एंड दिस इज 1209,7476। इतनी बड़ी फिगर्स आइडियली होनी नहीं चाहिए क्वेश्चन में, दे के रखिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द ट्रांसफर प्राइस एट विच आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3 में जाने वाली ट्रांसफर प्राइस कितनी है आपकी, तो 40,793,750। तो विच इज़ द आंसर, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्लियर एवरीवन। वैसे ही लास्ट पार्ट जो है वो प्रोसेस 3 के अकाउंट की बात करता है, तो वो भी बनाना पड़ेगा जैसे अभी तक किया था। तो बच्चों जैसे हमने प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाया, वैसे हमको प्रोसेस 3 का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आई अगेन प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। क्या इसके पास ऑलरेडी कोई ओपनिंग स्टॉक था, तो हाँ ऑब्वियसली था, 2140 का उसका ओपनिंग स्टॉक है बच्चों,
2140 का ओपनिंग स्टॉक है जिसमें 535 का प्रॉफिट है। तो 2140 का ओपनिंग स्टॉक है जिसमें 535 का उसका प्रॉफिट है। तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 16,05,000। फिर इसके पास प्रोसेस 2 से जो आ रहा है वो ऊपर की फिगर्स लिख लेता हूँ मैं। 28,696,274, दिस इज 1209,7476 एंड दिस इज 40,793,750। तो दिस आर द फिगर्स। उसके अलावा फिर ये बाहर से मटेरियल कुछ खरीदेगा, लेबर कुछ खरीदेगा, उसको ले लेंगे। कितने का मटेरियल आ रहा है? तो मटेरियल आ रहा है 2675 का, लेबर आ रहा है 4922 का। 2675 का मटेरियल है, बाहर से आ रहा है, उसमें कोई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं है। लेबर कितने का है? तो 4922 का है। वापस पहले क्लोजिंग स्टॉक को निकाल देंगे, फिर फैक्ट्री रेट्स को ऐड करेंगे। सो द फिगर्स नाउ आर 28,696,274 प्लस 16,5 प्लस 2675 प्लस 4922. So it is 37,898,274. Profit is 12,632,476. This is 50,530,5750. इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हटा देंगे। कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक बच्चों? आपका क्लोजिंग स्टॉक है 20,86,500, जिसमें वापस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20,86,500 डिवाइडेड बाय 50,530,750 इंटू 37,898,274. तो इट इज़ 156,488,4. And then your inter process profit now is 521,616. तो इसको माइनस कर देते हैं। थ्री सिक्स 4 times 390. This is 12,11,0860 and this is 48,444,250. वापस लास्ट में इसमें फैक्ट्री रेट्स ऐड होंगे जो कितने हैं हमारे। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 3,557,750, 3,557,750. बाहर से आ रहा है मतलब इसमें कोई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है नहीं। 3,557,750, 35,57,750. So the answer is 52,00,2,000. This is 12,11,0860. And this is 39,89,1140. ऑब्वियसली अभी लास्ट में जब भी देंगे तभी ये प्रॉफिट ऐड करके देगा और इसका 33.33% प्रॉफिट था। ऑब्वियसली अगेन जैसे मैंने बताया कॉस्ट टू द प्रोसेस के ऊपर आने वाला है, नॉट कॉस्ट टू द कंपनी। तो इट इज़ ऑन 52 वाली फिगर के ऊपर आएगा, करेक्ट ना, क्योंकि यही प्रोसेस की कॉस्ट थी 5,20,02,000. तो प्रॉफिट इज 1,733,4,000. कंपनी को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनल हमारी ट्रांसफ़र प्राइस कितनी रहेगी? 6,933,6,000.
दिस फिगर्स आर 29,444,860 and this remains the same obviously 39,811. तो अभी देखते हैं इनके सवालों के जवाब क्या है. प्रोसेस 3 तक ही बनाना है क्योंकि आगे का पूछा ही नहीं है उसने, प्रोसेस 3 तक ही पूछा है. तो व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ट्रांसफर प्राइस एट विच प्रोसेस 3 विल ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. तो प्रोसेस 3 टू फिनिश स्टॉक क्या ट्रांसफर प्राइस आई है 69,336. देखते हो ऑप्शन है क्या, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी देयर. दिस इज द आंसर. 14 सवाल पूछता है व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू एट विच आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक. ये जो ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 3 से फिनिश स्टॉक, ये तो उसकी ट्रांसफर प्राइस थी, पर कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी थी. तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए कॉस्ट तो यही थी. करेक्ट. 3989 वाली फिगर है. 3989 3,98,91,140. एंड लास्ट पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3. प्रोसेस 3 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है. तो प्रोसेस 3 का क्लोजिंग स्टॉक, प्रोसेस 3 है उसकी क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऑब्वियसली कॉस्ट पे हो रहा है. तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस इज द कॉस्ट टू द कंपनी विच इज 15,64,884. दिस हैज टू बी द ऑप्शन विच इज देयर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपको तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के समय पे ओपनिंग स्टॉक भी होगा, पिछले प्रोसेस से आया हुआ ट्रांसफ़र भी होगा, इन दोनों में प्रॉफिट होगा. तो स्प्लिट करने के लिए अकाउंट बनाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है. आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन. तो बच्चों आज के इस पार्ट में बस इतना ही. पहले 2 क्वेश्चन हमने देखे जो बड़े वाले क्वेश्चंस थे. अगले पार्ट में इस RTP के आगे के क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे. बाय एवरीवन.